कुछ लोग ऐसे थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग ऐसे भी आए जो वक्त के सांचे बदल गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम चल रही दोस्तों। 13 मार्च के सभी पालियों में अभी तक प्राप्त सभी प्रश्नों की स्पेशल तरीके से कंप्लीट एनालिसिस लेकर आपके बीच आया हूं दोस्तों। आपको संघर्ष करके इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है और उसके लिए हेलो शिक्षा आपके साथ लगातार लगा हुआ है दोस्तों। जितने भी प्रश्न चौथी शिफ्ट या तीसरी शिफ्ट में जिनका प्रश्न रहा होगा, जिनकी परीक्षा चौथी शिफ्ट में रही होगी दोस्तों, उन्हीं से कुछ कम प्रश्न मिलेंगे। बाकी पहले दूसरे तीसरे का मैक्सिमम क्वेश्चंस लाने की कोशिश किया हूं। हाँ, एक बात और शुरू में ही मैं बता दूं, कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि यह प्रश्न नहीं मिला, वह प्रश्न नहीं मिला। दोस्तों यहां पर मेमोरी बेस्ड प्रश्नों की एनालिसिस के आधार पर आपका जीके जीएस रिवाइज कराने की कोशिश देखिए कुछ इस तरह से मैं करता हूं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा हो, नए हैं तो जान लीजिए, जो पुराने हैं वो अच्छे से जानते हैं। सीआरपीएफ में, एसएससी जीडी में कैसे हमारे एनालिसिस से लगातार प्रश्न आते रहे, रोजाना जो उनको मैक्सिमम जो है जीएस में हेल्प मिलती रही। जब जनरल एप्टीट्यूड में सब लोग परेशान थे सीआरपीएफ में, उस समय केवल हेलो शिक्षा चैनल ही ऐसा था जिसने लगातार उनको ऑथेंटिक कंटेंट और जनरल एप्टीट्यूड को जो है क्वालिफाइंग मार्क तक पहुंचाने के लिए जो है सहयोग किया। आइए चलते हैं, ठीक उसी प्रकार एसएससी सीएचएसएल की भी कमर तोड़ेंगे दोस्तों। इसके जीएस को हम वादा करते हैं कि आप केवल हमारा डेली देखते रहिए, आपका जीएस का कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं दोस्तों, मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जो भी प्रश्न मिले हैं, जो प्रश्न एनालिसिस की जरूरत रखते हैं उन्हीं की एनालिसिस की गई है। अनावश्यक किसी राज्यों का मुख्यमंत्री पूछ दिया, कहीं का राज्यपाल पूछ दिया, वहां से प्रश्न बहुत एनालिसिस करने का मतलब नहीं दोस्तों, वह उत्तर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे। लेकिन जो प्रश्न जिनसे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उन प्रश्नों की एनालिसिस करने की कोशिश मैं किया हूं। तो चलिए देखते हैं, लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आप देख रहे हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह कई बार पूछा है, यह वाला इमेज जो लोग पुराने होंगे जानते होंगे। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, मैंने बोला था कल भी कि यह इंपॉर्टेंट है और आज बांसुरी वाला पूछ दिया। हरिप्रसाद चौरसिया देखिए बांसुरी बजाते हुए, जो लोग कल का मेरा एनालिसिस देखे होंगे 1 नंबर उन्हें बांसुरी बजा के तुरंत मिल गया होगा। शिव कुमार शर्मा संतूर वाले, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग वाले, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाले, जाकिर हुसैन तबला वाले, अमजद अली खान सरोद वाले। अब यहां पर समझने की बात यह है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखिए बिस्मिल्लाह खान लगभग वायरल है, अब यह जल्दी नहीं पूछता है, और जाकिर हुसैन तबला वाले भी वायरल हैं, इनको कम पूछता है। लेकिन ठाकुर भीखम सिंह अभी वायरल नहीं चल रहे, बहुत कम वायरल हैं, इनका प्रश्न आपको आ सकता है। वायरल का मतलब कि जो प्रश्न एक बार टीसीएस पूछ देता है अलग अलग एग्जाम में तो उनको थोड़ा कम पूछता है। और संतूर वाला भी ध्यान दीजिए, यह इंपॉर्टेंट है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। बाकी जो है इनका फोटो आप देख ही रहे हैं, अभी हाल ही में जो है इनके लिए जो है तमाम अवार्ड वगैरह की स्थापना हुई है, इनको भी थोड़ा देख करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट? पूर्वी घाट। अब समझिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झंडागढ़ा है, इसको तो आप जान लीजिए, जो है झंडागढ़ा, पूर्वी घाट में आपका झंडागढ़ा इस सबसे ऊंची चोटी, ऐसे याद कर लीजिए। जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह विशाखापट्टनम जिले के उड़ीसा राज्य में है। अब इसको तो आप समझिए, यहां से प्रश्न आने की संभावना कम है। प्रश्न आएगा कहां से, उधर चलते हैं। एनालिसिस का मतलब यह नहीं कि जो प्रश्न आए हैं उसका उत्तर तो दोस्तों कहीं भी मिल जाएगा। उस प्रश्न से बनने वाले कम से कम 10 से 5 प्रश्न आपको बताए जाए जो याद रहे अलग तरीके से, एग्जाम में आप उनको हैंडल कर पाए। समझिए, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देखिए ये अमरकंटक है, और यहाँ पर देखिए विंध्य रेंज, यहाँ मध्य भारत में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश विंध्य पर्वत। देखते चलिएगा, मैप पर देखिए, कंटेंट पढ़िए। पूर्वी घाट की जो है झंडागढ़ा पूछा हुआ है, जो मैंने कल बताया था, आज देखिए वही पूछ दिया है। नीलगिरी की जो है दोद्दा बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं, नीलगिरी पर्वत जो है पहाड़ी की दोद्दा बेटा यहाँ पर दे दिया था। उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ी की अन्नामुड़ी पूछा हुआ है, देखिए अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामुड़ी जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके बाद गारो खासो जयंतिया बार बार पूछता है, गारो खासी जयंतिया मेघालय की 3 पहाड़ी हैं और 3 जनजाति हैं, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी जो है टॉपिक से, इसी समझ लीजिए कि स्क्रीन से आपको 1 से 2 नंबर मिल सकता है दोस्तों। लगातार स्पेशल एनालिसिस लेकर आ रहा हूं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट कम मिल रहा है। आप लोग सब्सक्राइबर एक तरह से कह लीजिए कि देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अधिक से अधिक लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपका सपोर्ट ही मिलेगा तभी मैं इस तरह का कंटेंट ला पाऊंगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट तैयार करने में। एनालिसिस आपने कई जगह देखा होगा, तमाम जो है नॉर्मल टाइप करके आपको दिखा देंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के नाम पर, वहां केवल वैसे ही उलूल जुलूल चलता है। लेकिन यहां पर जो मैं दूंगा स्पेशल कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीती थी?
एक साथ सभी ट्रॉफी का यहाँ पर निपटारा करने की कोशिश मैं आपके सामने कर रहा हूं। हु हैज वोन द रणजी ट्रॉफी 2021-22? इसका उत्तर मध्य प्रदेश मुंबई को हराकर जीत ली, इतिहास वगैरह रच दी। यह प्रश्न आज आ गया। अब आएगा क्या? रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश वाला आ गया, तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत नहीं रह जाता है। संतोष ट्रॉफी केरल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। उबेर कप दक्षिण कोरिया, थॉमस कप भारत, डूरंड कप बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। जान ले, फुटबॉल का क्लब है और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, एफसी माने फुटबॉल क्लब। थॉमस आप जान ही रहे हैं, उबेर कप आप जान ही रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश, प्रो कबड्डी लीग दबंग दिल्ली, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है दोस्तों, स्क्रीनशॉट मारकर एक दो बार पढ़ लीजिए, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मेरा सिर्फ यही मकसद है कि एक्स्ट्रा फैक्ट के नाम पर स्टैटिक जीके रटवा देना आपको। टोटल जो एग्जाम की एनालिसिस यही है। एनालिसिस का मतलब उत्तर बताना दोस्तों, कतई नहीं। उत्तर बताने के लिए तमाम संसाधन आजकल अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। मेरा मकसद होता है कि मैं उन्हें खोज करके एक जगह आपको लाकर दूं कि आपका समय बचे, उस प्रश्न से बनने वाले 10 से 15 प्रश्न आप तक पहुंचा दिया जाए। यही मेरा मकसद होता है। लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आज पूछ दिया परीक्षा में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। सबने लगाया होगा, इजी था, बहुत टफ नहीं था। तो यह तो आप जान लीजिए, कंप्यूटर में फाइल वगैरह ट्रांसफर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीजों को जरा से एक बार हम रिवाइज करते हैं। अब समझिए, यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है? UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक। इसको समझिए। बायोस, बार बार आपने जो कंप्यूटर वाले होंगे बायोस सेटिंग जानते होंगे। बायोस का फुल फॉर्म पूछता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इजी है, सब लोग जानते हैं इसको। इंपॉर्टेंट वाले को मैं यहां मार्क करूंगा, ध्यान दीजिएगा। USB पूछ सकता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB बार बार आप बोलते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म थोड़ा कम लोग जानते हैं। ALU भी वही इजी है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब देखिए FTP जो मैंने कई बार बताया था, इसी इमेज को लगाता हूं और आज देखिए FTP से एक प्रश्न उठा दिया जो है। फाइल यहां पर जो है थोड़ा सा इसका सही से लिखा नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। इसका URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं वहां URL का प्रयोग होता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट, यूनिबैक, बायोस, USB, ALU और URL, इनको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है, मैक्सिमम आप जानते भी होंगे। एक प्रश्न पूछता है, कभी कभी रीजनिंग बना करके दे देता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। जैसे यह सिस्टम है तो डिस्प्ले पर जो आइटम दिख रहा है, कीबोर्ड से आपने बटन दबाया, इनपुट किया और वह बटन आकर के डिस्प्ले पर यहां से ए बटन दबाया और यहां ए दिखने लगा, तो जहां से बटन दबाए हैं वह इनपुट डिवाइस है। वह कौन सा डिवाइस है दोस्तों? इनपुट। और जहां पर वह दिख गया वह आउटपुट डिवाइस है। वह कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। उसी प्रकार माउस से क्लिक किए यह इनपुट डिवाइस है और क्लिक करते ही यहां काम हो गया डिस्प्ले पर, आउटपुट डिवाइस है। उसी प्रकार सॉन्ग बजाने के लिए माउस से प्ले किए इनपुट डिवाइस और सॉन्ग साउंड में बजने लगा, यह आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट ऑप्शन दिए और प्रिंटर बाहर निकल के आ गया, पेज आपका एक प्रिंट छप करके, तो आउटपुट डिवाइस है। और CPU तो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको आप जानते ही हैं। यह था, एक बार रिफ्रेश मैंने किया कंप्यूटर के, आपको 1-2 नंबर आपको यहां से कंप्लीट मिल गया दोस्तों। 2014 में भारत रत्न किस खिलाड़ी जो है को मिला? इसको समझिए। जो है विच प्लेयर गॉट द भारत रत्न इन 2014? सचिन तेंदुलकर को मिला था। आप देखते हैं, फोटो आपके सामने लगाया हूं, आपने देखा होगा, याद है नहीं याद है तो आप इमेजेस के माध्यम से याद करने की कोशिश करिए। अब थोड़ा सा कुछ नागरिक पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, खेल पुरस्कार और फिल्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न दोस्तों आता है बार बार। भारत रत्न की बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना होती है। पद्म, ये नागरिक पुरस्कार सिविल जो है अवार्ड है, इसको ध्यान समझिए। पद्म विभूषण, पद्म श्री, इतने नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इनकी स्थापना होती है, बात समझिए यहाँ पर। फिर वीरता पुरस्कार, परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, 3 वीरता पुरस्कार है। सबसे बड़ा परमवीर, महावीर और फिर वीर चक्र। 1950 में इन तीनों की स्थापना होती है। अच्छी बात है कि एक कैटेगरी के सभी जो है सम्मान का एक ही साथ स्थापना की गई है, तो याद करने में आपको आसानी होगी। नागरिक पुरस्कार एक साथ जो है 1954 में जो है स्थापित है, बाकी वीरता वाले 50 में। वीरता पुरस्कार शांतिकालीन, मतलब युद्ध वगैरह नहीं है, उस जो है युद्धकालीन वाला ये था और शांतिकालीन वाला ये है, ध्यान दीजिए। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, यह जो 52 में बनाया जाता है, शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार है उसके लिए। फिर खेल पुरस्कार, प्रमुख भारत के राजीव गांधी खेल अवार्ड,
अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और फिल्म की बात करें भारत में तो नेशनल फिल्म अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड, यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक जैसे पढ़ते हैं आप कई बार तो आपको समझ में आता है कि यार कितना पुरस्कार है, कौन कौन सा दिया जाता है, बार बार पुरस्कार पुरस्कार, तो एक जगह देख लेने से आपका माइंड सेट हो जाएगा कि भैया इतने पुरस्कार हैं, इन्हीं को एक बार हमको याद करके जाना है। अब आपका होमवर्क इस पर यह हो सकता है कि यह पुरस्कार 2020, 21, 22 इसमें किसको किसको मिले हैं, इनको जरा से एक बार देख लें ताकि यहां से आपका एक नंबर सुरक्षित हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि स्टैटिक जीके का जितना हो सके पोर्शन आपका तैयार रहे ताकि परीक्षा में 1-2 नंबर आपके सुरक्षित होते रहें हर एक क्वेश्चन से। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था? विच कॉरिडोर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन अक्टूबर 2022? तो 11 अक्टूबर को उज्जैन में 856 करोड़ रुपए की लागत से महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर परियोजना, रेड कलर से कर दिया हूं, का उद्घाटन किया गया था। महाकाल लोक में महाकालेश्वर परियोजना, उज्जैन में महाकाल लोक है, आप जानते हैं, तो वहां पर इसका उद्घाटन किया था। करंट का प्रश्न आया था, मतलब कहने का है कि प्रधानमंत्री जी के इनागुरेशन से संबंधित करंट अफेयर देख लेना चाहिए आपको, 1 नंबर बनने का चांस बनता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ऑप्शन में जो रहा होगा वो आप सही किए होंगे, फिलहाल यही है। लेकिन एक स्केल दिखा करके आपको पीएच मान याद करवाने की कोशिश करूंगा, साथ दीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ देखिएगा दोस्तों। अगर अभी आपको ये बोरिंग लग रहा हो तो आपके लिए एक ही बात कहूंगा, बार बार मैं बोलता हूं कि जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को आपने झेल लिया तो यह दर्द कल आपकी ताकत बन जाएगी। बस इतना ही आपके लिए कहना चाहूंगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखिए पीएच स्केल समझिए। ये जो प्रश्न आ गया है इस पर आप लोग बहुत ध्यान मत दिया करिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आए हुए प्रश्नों के पीछे भागने से अच्छा है उनसे बनने वाले तमाम प्रश्नों को देख लिया जाए, क्योंकि टीसीएस या जो ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हैं वह ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस बनाती हैं एक टॉपिक से और उन्हीं को अलग अलग शिफ्ट में रिपीट करती हैं। उनकी भी मजबूरी है, नए प्रश्न कहां से खोजने जाएं। अब समझिए, इधर वाला एरिया रेड वाला एसिड है, ये वाला, ये एसिड है और यह बेस है, अम्ल और क्षार, एसिड अम्ल और इधर क्षार है, और बीच में जो है 7 मतलब न्यूट्रल है। अब शुद्ध जल माने जिसका रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, शुद्ध जल का यही होता है, यह आपका जो है न्यूट्रल होता है 7 नंबर पे। 7 नंबर, स से 7, स से शुद्ध। और इसके जितना जितना बेस की तरफ बढ़ेंगे, माने बेस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो मजबूती आती जाएगी, समझिए। तो पीएच मान बढ़, जैसे अंडा 8 है, बेकिंग सोडा 9 है, हैंड सोप जो हैंड वॉश वगैरह होता है 10 पीएच मान है ना, अमोनिया सोडियम 11, ब्लीच का 12, इसके बाद और भी जो है सोडियम के जो है अल्कलाइन वगैरह है 13-14 उनका होता है। फिलहाल मेन आपने देखा कि अंडा के बाद बेकिंग सोडा के बाद जो है आपका एक तरह से थोड़ा गाढ़ा होता है ना वो हैंड वॉश, उसके बाद अमोनिया सोडियम। अब चलते हैं इधर एसिड की तरफ। एसिड की तरफ खाने पीने की चीजें ज्यादा मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? जैसे पहले नंबर पे दूध मिल जाएगा 6 नंबर पे, ये देखिए थोड़ा सा न मीठा न खट्टा, लगभग 6 नंबर पे नॉर्मल रहता है। ब्लैक कॉफी मिल जाएगी इसके बाद आपको 5 नंबर पे। टोमेटो का जूस यानी टमाटर का जूस 4 नंबर पे। एप्पल का जूस खट्टा, अब देखिए एकदम खट्टी चीजें होती मिलती जाएंगी 3 नंबर पे, मतलब 3 नंबर का मतलब कि 3 नंबर इनका जो है पीएच वैल्यू है। और लेमन जूस एकदम खट्टा जो है अति खट्टा 2 नंबर पे। और गैस्ट्रिक एसिड यानी जो पेट में जो है पाया जाता है, जो हमारे जो है HCl वगैरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, एसिड सबसे ज्यादा है, उसका 1 नंबर जो है पीएच वैल्यू है। तो यह पीएच स्केल या पीएच मान अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में एक बार हमें बताइए दोस्तों। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें मोटिवेट करती हैं। यह कंटेंट बनाने का कोई पैसा नहीं मिलता है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब करते हुए आपके साथ मेरा एक रहता है कि नहीं, कम से कम मैं भी एक टीचिंग का इंटरेस्ट रखता हूं, तो गवर्नमेंट जॉब करते हुए समय निकालकर आप लोगों के लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की कोशिश की जाती है। तो यह कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, निःशुल्क ये सब पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाता हूं। जिस पीडीएफ को लोग 20 रुपए में 100 रुपए में बेच रहे हैं वह मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाता हूं। हर चीज मैं आपको, जो भी आप कमेंट करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, लाइव न जुड़ने के कारण कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं। जब भी आप कमेंट करते हैं, कभी जैसे ही मैं कमेंट को देखता हूं उसकी रिप्लाई जरूर मिलती है। तो आप अपने जॉब से संबंधित या तैयारी से संबंधित कोई समस्या है तो हमारे साथ बिल्कुल शेयर करें। जहां तक हो सकेगा मैं उसमें आपकी हेल्प करने की कोशिश, स्टडी में, बुक्स में या स्टडी मटेरियल में, या किस परीक्षा के लिए आप कंटेंट चाहते हैं, कोशिश करूंगा।
तो चलिए अगला प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे? वेयर वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन 2022? अब समझिए, बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। बार बार पढ़ा होगा आपने, लगभग इसको सबने सही भी किया होगा। जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन हुआ था। तो 200 भारतीय एथलीटों ने 16 विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। ये तो नॉर्मल बात रही। अब समझिए, यहाँ लोगो भी लगा दिया हूं, बर्मिंघम 2022 अगर आप देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम का हार्ट ऑफ द यूके, सोल ऑफ द कॉमन वेल्थ, इसको समझिए, ये इनका मतलब वो स्लोगन वगैरह था। अब इसमें होता क्या है, भारत की स्थिति, या अमर उजाला की जो है न्यूज़पेपर की कटिंग लगाया हूं कि रजत पदक यानी सिल्वर मेडल 173 और स्वर्ण मेडल जो है, गोल्ड मेडल जो है 181 और कांस्य जो है 149 मिलता है। याद करके जाएंगे, यह पूछ सकता है। भारत 1930 से लेकर अब तक कुल 18वीं बार इन खेलों में भागीदारी करेगा। ये जान लीजिए कि मतलब 18वीं बार किया था। अगला, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस स्थान पर आयोजित किए गए? इसके पहले फिफ्थ वाला पूछता था, बार बार फिफ्थ वाला पूछता था। आज उसका मूड पता नहीं क्यों टीसीएस का घूम गया एग्जाम वाले का, उसने फोर्थ पूछ दिया। जो है वेयर द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड? अब समझिए कहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कल मैंने बताया था कि पहले इसका जो है 2018 में नाम जो है खेलो इंडिया युवा गेम्स वगैरह था, फिर 19 में बदल करके यूनिवर्सिटी गेम किया गया, फिर यूथ गेम किया गया। इसको कल बताया था 5वां संस्करण जो हुआ था, लेकिन ये चौथा वाला है। इसको जरा से एक बार देखिए ध्यान से स्क्रीन पर आप। 2021 में चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा द्वारा की गई। 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा के पंचकुला में इसका जो है एक स्टेडियम का नाम ताऊ देवी लाल स्टेडियम। अब अगली बार हो सकता है स्टेडियम वगैरह पूछ दे, तो इसमें इसका आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात अगर करें 5वें वाले की, तो 30 जनवरी से 11 फरवरी तक जो है यह आयोजित इसका मध्य प्रदेश में किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखिए, दोनों इमेजेस को देखिए। अगर ये याद नहीं हुआ टेंशन मत लीजिए, आप आइए फोटो की तरफ। एसबीआई इसको स्पॉन्सर करके देखिए कैसे करता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा लोगो मैंने लगाया हुआ है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने हाथ में तब का जो है शुभंकर लिया हुआ है। उसके बाद आजादी का अमृत महोत्सव वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, हरियाणा का लोगो आप देख रहे हैं। अब जो 2022 वाला नहीं, जो 2023 में होता है, उसमें भी वही समझना आपको कि मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। और यह कौन सा, इसका भी आप जो है शुभंकर इनके हाथ में देख रहे हैं जो लिए हुए हैं। और G20 वगैरह 2022 में भारत का थीम चल रहा है, तो आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनता है। इमेजेस को देखिए, याद करने की कोशिश करिए। एक हरियाणा में इसके पहले वाला, अभी वाला मध्य प्रदेश में, दोनों का फोटो आपके सामने लगा है। किताब और किताब लिखने वाले दोनों आपके सामने हैं। बार बार पढ़ते हैं आप लोग, याद नहीं होता है। हिंदी अंग्रेजी में उनकी फोटो के साथ याद करवाने की कोशिश की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? लेखिका होनी चाहिए यहाँ पर कि लेखिका कौन है। अब समझिए इसकी लेखिका दोस्तों कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मोस्ट हैप्पीनेस? इसको समझिए कौन है दोस्तों, एटमोस्ट हैप्पीनेस। यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो गई है। अब समझिए, अपार खुशी का घराना, ये इसका हिंदी वर्जन है। अरुंधति राय इसकी लेखिका है, और उसका कुछ जो है टॉपिक यहाँ पर जो है बूढ़े परिंदे मरने के लिए कहा जाते हैं, इस तरह का कुछ इसमें मतलब किस तरह की किताब है उसका एक लाइन यहाँ पर दी गई है। इमेजेस आपके लिए लगाया हूँ ताकि आप याद कर पाएं। अब कुछ पुस्तकें और उनके लेखक, इतिहास से संबंधित जो प्रश्न में बार बार आते हैं। नए वाले करंट तो आप याद करते ही हैं, लेकिन इतिहास वाला आप लोग याद कम करते हैं, तो वह देने की कोशिश की गई है। अर्थशास्त्र का चाणक्य सब लोग जानते हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी याद कर लीजिए। इंडिका जो है मेगास्थनीज वाली, इसको भी ध्यान रखिए। जो ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में यह पूछा कई बार और पूछ सकता है, क्योंकि ये ऊपर की तीनों तो इजी लगी होंगी, लेकिन ये जान लीजिए। अब पैसेज टू इंग्लैंड जो है नीदर सी चौधरी की है, और कुमार स्तंभोम कालिदास की, और मेघदूत भी कालिदास की। इसके बाद मालती माधव भवभूति की है, और बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा का है, और अशूटेबल बॉय विक्रम सेठ का। इनको जरा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। स्क्रीनशॉट में एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं, तो स्क्रीनशॉट मार कर रखिए, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। हाल ही में बेंगलोर स्पेस एक्सपो ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर? दोस्तों क्या एनालिसिस पसंद आ रही है? आप कमेंट सेक्शन में जरा सा बताइए, ताकि मुझे आपकी प्रतिक्रिया मिले। क्या आप इसको लाइक करिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बस इतना बताइए कि हाँ सर ये हमारी हेल्प कर रहा है कंटेंट, या जो भी एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम है उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट अगर लग रहा हो तो ऐसा कंटेंट बनाया जाए। अदरवाइज आपकी जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, जैसी प्रतिक्रिया रहेंगी, उस हिसाब से आगे काम किया जाएगा।
अब देखिए इसरो और ऑस्ट्रेलिया का पूरा यहाँ पर बताने की कोशिश मैं करूंगा। जो है रिसेंटली बैंगलोर स्पेस एक्सपो साइंड एमयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन विथ विच कंट्री, किसके साथ किया गया दोस्तों? तो यह देखिए इसरो लोगो, पहले इमेजेस को देखिए, इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, इन्हीं लोगों के बीच में यह जो है एमयू साइन किया गया था। क्या था जरा बगल में आइए पढ़ लेते हैं। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो भारतीय और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष स्टार्टअप, मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट 6 हो जाता है, क्योंकि ये तो पूछ दिया किसके बीच हुआ था, अब ये पूछेगा कि कितने ज्ञापन थे, यह पूछ सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी आसा, यानी इसरो और आसा एएसए के साथ जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने समझौता किया था, माने जो है अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। इसरो पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार था, इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इनकोस्पर इसका पूरा नाम था। अब इसका नाम इसरो कर दिया गया, जिसे 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, जैसा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कल्पना की थी। इसको समझिए। इसका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक है? अब समझिए, शिवाजी से संबंधित प्रश्न आया था, कौन से मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक हैं? यहां से प्रश्न, इनको जरा सा ध्यान दीजिए। Who among the following is the famous ruler of मराठा एम्पायर? तो सबने जो है छत्रपति शिवाजी लगाया होगा, और यह सही भी है। जो है इनका जन्म पूना के निकट सिवनेर में 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। यह जानिए, शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे, इनसे संबंधित यह डेटा था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। इमेज देखिए लगाया हूं दोस्तों, चीजों को देखिए, जितने ज्यादा आप इमेजेस और ग्राफिक्स देखेंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें याद होंगी। अब समझिए, मराठा साम्राज्य के कुछ प्रमुख शासक और उसका एक कह लीजिए कालक्रम आपको बगल में बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि शिवाजी का प्रश्न आ चुका है, तो मराठा से अन्य प्रश्न आने की संभावना है। अब शिवाजी देखिए, इधर सईबाई और सोयराबाई, दो पत्नियां, इधर पत्नी वाला देखिए, इधर दिखा है पति पत्नी, और इधर पुत्र, पुत्र मतलब एरो से दिखाया गया है, और पति पत्नी ऐसे लाइन से दिखाया गया है। अब इसी को समझिए। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो संभाजी ये होते हैं, और संभाजी के बेटे शाहू जी आते हैं, और इनके जो है राजा राम होते हैं, और राजा राम के दो बेटे संभाजी 2 और शिवाजी 2, यानी शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के बेटे राजा राम होते हैं। किसका कब कार्यकाल है? फिलहाल आप इन लोगों का नाम बस याद रख लीजिए। कभी यह प्रश्न पूछ दिया कि किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आप सही कर पाए। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर के इनके कार्यकाल वगैरह को भी अगर आप याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कार्यकाल ब्रैकेट में मैंने दिया है, मोबाइल में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के देखेंगे तो शायद जूम करके दिख जाए। अगला है, ये कल मैंने दोस्तों दिया था, देखिए कल जो मेरा एनालिसिस देखा होगा उसको 1 नंबर सुरक्षित हो गया होगा। जलदूत एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जलदूत एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय हुम? जो भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया जाता है दोस्तों। जलदूत ऐप ई ब्रोशर भी इसका लॉन्च होता है, लॉन्च करते हैं। जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया था, मतलब विलेज डेवलपमेंट और जो है पंचायती राज विकास मंत्रालय द्वारा। इधर देखिए, अब यहाँ पर तो कुएं के जल वगैरह को नापने के लिए नापा जाता है, आपने इसको कई बार देखा भी होगा, ये तो हर जगह बताया गया होगा। कुछ बगल में आप देख रहे होंगे, कुछ ऐप्स के आइकॉन लगे होंगे, कुछ को तो आप पहचान भी रहे होंगे। इसको तो जरूर पहचान रहे होंगे, कोरोना काल में आपने डाउनलोड किया होगा आरोग्य सेतु वाला, ये वाला देख ही रहे हैं। डिजी लॉकर भी आप यूज करते होंगे, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है अपने सर्टिफिकेट वगैरह को डिजिटली इसमें सेव करने के लिए। यह लोगो भी आपका भीम यूपीआई वाला आप पहचान रहे होंगे, भीम यूपीआई का लोगो है, परीक्षा में पूछे तो भारत का जो है पेमेंट इंटरफेस के लिए लॉन्च किया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये यम परिवहन गाड़ी के साथ देखिए जो है चालान वगैरह जो कटता है, चालान की चेकिंग, चालान को ऑनलाइन भरना, मतलब गाड़ियों की ऑनलाइन जो है जानकारी के लिए गवर्नमेंट का, भारत सरकार का यम परिवहन ऐप है, इसको भी जानते रहिए। यह पासपोर्ट वगैरह के लिए पासपोर्ट वाला है। उसके बाद इसको आधार वाला आप देख ही रहे हैं। इस तरह से यह इंडिया पुलिस का एक ऐप है जिस पर पूरे इंडिया की पुलिस का डिटेल दिया है। तो ये सारे ऐप्स है दोस्तों, इनके बारे में आप चाहें तो एक बार देख लीजिए। ई पाठशाला पर ऑनलाइन पुस्तकें और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए डेटा अवेलेबल हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए ई पाठशाला ऐप है, इनको देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। जलदूत तो पूछ दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वह बगल में है, आपको यह बताने की कोशिश मैंने किया है। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले या वाली राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस? समझिए, भारत की 15वीं निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है।
64 जो है इनका एज दिया हुआ है। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति भी हैं, वह 25 जुलाई को शपथ लेंगी, यानी ले चुकी हैं। ये न्यूज का मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब समझिए, अब यहाँ पर ये तो हो गया इनसे संबंधित डेटा कि राज्यपाल थी झारखंड का, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाली जो है पहली राज्यपाल थी। यह पूरा डेटा आपने देख लिया। आइए राष्ट्रपति का कुछ लिस्ट है उसको एक बार देख लें, ताकि आपको एक क्रम कभी पूछे या कभी पूछे कि यह कौन है तो आप समझ पाए। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनसे प्रश्न पूछा था इसके पहले। राष्ट्रपति से रोज एक प्रश्न पूछ रहा है, कभी अनुच्छेद तो कभी नाम तो कभी कहाँ के हैं कभी कौन है जो है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे वाले, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी जो वही जो डाक विधेयक वाले जो पॉकेट में रख लिए थे, और जो है फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध वाले, ज्ञानी जैल सिंह को भी, ये वाला डाक विधेयक वाले ज्ञानी जैल सिंह, इनको ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आर वेंकट रमन और डॉक्टर शशि दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन दोबारा, और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, इनको आप जानते हैं। प्रतिभा पाटिल को जानते हैं, प्रणब मुखर्जी, इन लोगों को का तो कार्यकाल आपने देखा होगा, और द्रौपदी मुर्मू 15वीं है, इनको भी आप जानते रहिए। लिस्ट के माध्यम से थोड़ा याद करते हैं तो ईजी हो जाता है आपके लिए। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन हुम डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? यह प्रश्न किसी शिफ्ट में आया था। लगभग सारे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, किसी शिफ्ट का प्रश्न नहीं मिल रहा होगा तो कल के एनालिसिस में कराने की कोशिश करूंगा। आप बस प्रश्नों को देखते जाइए। टोटल प्रश्न जो आज नहीं मिल पाए हैं उन्हें कल की एनालिसिस में शामिल करूंगा। कुल मिलाकर आपकी परीक्षा तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनसे बनने वाले सारे स्टैटिक जीके बस आपको देने की कोशिश मेरी रहेगी। बस आप मेरा इतना सहयोग करिए कि चैनल पर सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। दोस्तों यही आपकी फीस, यही आपका मेरे लिए जो है रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं, बाकी और मुझे कुछ नहीं। मैं आपके लिए हमेशा कंटेंट ऐसा फ्री ऑफ कास्ट लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। चलिए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, सब लोग जानते हैं। प्लासी और बक्सर दोनों को कवर कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो है स्क्रीन से एक प्रश्न निश्चित है दोस्तों हर परीक्षा में। इमेज लगाया हूं, इमेज को देखकर थोड़ा सा भावनात्मक तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपको समझ में आए कि अंग्रेजों की कितनी बर्बरता जो है भारत पर, ये लोग बर्बरता के साथ शासन करने आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल के नवाब की सेना द्वारा लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो था, जिसके मीर कासिम वगैरह को धोखे से अंग्रेजों ने मिला करके, यह क्लाइव की चाल थी, एक तरह से कह लीजिए धोखा था, और जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। युद्ध इसको क्या कहा जाए? इसको कपट और छल कहा जाए। तो प्लासी ये लोग जीत जाते हैं। प्लासी का जो है युद्ध जीतने के बाद बंगाल की इनको दीवानी वगैरह मिल जाती है, अपना चोर कटाई और लूट वहां से करने लगते हैं। इसके बाद होता क्या है, बक्सर का युद्ध 1764 आता है। जब 1764 आता है तो उसमें 3 सेनाएं इकट्ठा होती हैं। 3 सेनाएं कौन सी? एक सेना आपको देखिए वही मीर कासिम वाली, बंगाल के नवाब वाली, और एक सेना अवध के नवाब वाली, माने अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, और तीसरी सेना जो है मुगल बादशाह शाह आलम की। 3 सेनाएं माने बंगाल वाली, यानी जैसे इस तरह से अगर आप मैप यहाँ पर देखते हैं तो ये बंगाल वाली एक सेना दोस्तों, एक अवध वाली, और एक सेना आपको जो है यहाँ से दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वो भी जो है, ये तिलगुट सेनाओं में जो है युद्ध होता है। और उधर कौन रहता है? अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो और इस तिलगुट सेना में युद्ध होता है। लेकिन ये लोग कमजोर रहते हैं दोस्तों, इनकी स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं रहती है, यह एक तरह से टूटते हुए साम्राज्य की दशा हो जाती है इनकी। तो और ये सत्ता के लिए लड़ रहे होते हैं, अपने शासन के लिए, कोई देश प्रेम जैसी इनके अंदर बहुत उस तरह से फीलिंग नहीं रहती है। सब लोग अपने गद्दी को बचाने के लिए लड़ते हैं और अंग्रेज जो है इनको पराजित कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। यहां से एक प्रश्न बनता है दोस्तों, 1757 में प्लासी वाला और 1764 में बक्सर वाला। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, और बहादुरी के साथ लड़ने वाला सिराजुद्दौला था, जिसके साथ ये लोग छल कर दिए, अन्यथा वह युद्ध में नहीं हारता। सब प्लासी वाले में समझिए बात को। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बलूका स्तूप क्या है? व्हाट इज द सैंड स्तूपा? पवन या रेत द्वारा जो इस तरह से, देखिए अब ये पवन है, यह दृश्य आपने कई बार पिक्चरों में, गानों में देखा होगा। हाँ, कई बार वो गाना है ना, दिल तू ही बता वाले में, ऐसे रेत उड़ती रहती है, कई गानों में रेत उड़ती है। तो यह रेत उड़ते उड़ते आज एक नंबर आपको दिला देगी। कैसे दिलाई है? कि जिस तरह से यह हवा का झोंका आता है और उड़ा करके ऐसे सुंदर सुंदर आकृतियां बना देता है, इन्हीं आकृतियों को, टीलों को बलूका स्तूप अथवा डिब्बा, टिब्बा कहा जाता है। यह देखिए यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, थोड़ा सा याद रखिएगा। भौतिक भूगोल में एक टिब्बा, एक टीला पहाड़ी है जिसका निर्माण वायुड़ प्रक्रियाओं द्वारा होता है, हवा द्वारा। तो कुल मिला के भारत का जो भौतिक एक स्ट्रक्चर है उससे इसको पढ़ के जाइएगा, वहां से एक नंबर आपको मिल सकता है। भारत में
के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अंडर विच आर्टिकल द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया हैज अपॉइंटेड। तो 148 के तहत की जाती है। कौन है? कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखिए। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। VSHORAD यानी विशोराड मिसाइल कहां से लॉन्च की गई है? तो विशोराड मिसाइल कहां से लॉन्च की गई दोस्तों? फ्रॉम वेयर द विशोराड मिसाइल लॉन्च्ड। यह मिसाइल वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल है। यहां पर मेन कंटेंट पे फोकस करिए। कौन सी मिसाइल है दोस्तों? वी शॉर्ट का मतलब कि वेरी, वी से वेरी, SH से शॉर्ट, देखिए शॉर्ट रेंज, SHOR से शॉर्ट और AD से एयर डिफेंस। इन तीनों का जो है एक साथ जो है आप समझिए। V से क्या हो जाएगा? वेरी, आपने पढ़ा होगा कई क्लासेस में। SH से शॉर्ट हो जाएगा, ये हो गया शॉर्ट। और AD से हो जाएगा दोस्तों एयर डिफेंस, यानी हवा में सुरक्षा करने के लिए एयर डिफेंस। तो यह हो गया आपका DRDO 27 सितंबर को उड़ीसा के चांदीपुर से, ये देखिए उड़ीसा और चांदीपुर रेंज से जमीन पर आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से इसको लॉन्च किया। देखिए मिसाइल यहां पर दिया गया है। DRDO के अनुसार V-शॉट्स एक स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको समझिए। कुछ मिसाइलों का ट्रिक और मिसाइल, ये तो पूछ दिया, इससे संबंधित डेटा सब लोग खोज चुके होंगे। तो परीक्षा वाला इतना तो चालाक हो ही गया होगा कि इसको शायद न पूछे। पूछेगा क्या उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। पटना DSP से बाप मिले। हाँ, बाबूजी जाके पटना के DSP से मुलाकात किए। ये ट्रिक है दोस्तों। तो पटना के DSP से मिल करके कहें कि DSP साहब जरा हमारे बेटे को भी कुछ बुद्धि दीजिए, ये अभी DSP बन जाए। याद करिए। चलिए याद हो गया। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं। पटना में P से पृथ्वी, समझिए P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, N से नाग और A से आकाश। ये हो गया पटना। पांचों मिसाइलों का प्रोग्राम जो है भारत को इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम में जो है सशक्त बनाने के लिए इनका आविष्कार एक साथ पटना वाले का किया गया था। यह ध्यान रखिए। अगली कौन सी है? धनुष, सागरिका और पिनाका। DSP साहब वाली ये तीनों मिसाइलें हैं दोस्तों। कौन सी? DSP वाली, पटना के DSP वाली। इसके बाद बाप से बाप मिले वाले शौर्य, ब्रह्मोस, अस्त्र और पद्म जो है, इन मिसाइलों को आप याद रखेंगे। यह किस तरह की मिसाइल है बगल में दिया हूं दोस्तों। एक बार आप चाहें तो वीडियो को रोककर उसको भी पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ट्रिक के साथ समझाने और याद कराने की कोशिश यहां पर मैंने किया था। मुझे उम्मीद है कुछ हद तक आपको याद हुआ होगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश? देखिए दोस्तों, पूरे प्रश्न नहीं मिलते हैं। आप लोग जान लीजिए कि क्या प्रश्न था। बच्चे जो याद करके आएंगे या आप ही लोग जो याद करके आते हैं कमेंट में लिखते हैं प्रश्न, वही तो मैं जान पाता हूं। तो मुझे केवल कीवर्ड मिल जाए थोड़ा सा, उसी समय एनालिसिस को पूरा करने की कोशिश करता हूं। उस टॉपिक से बनने वाले मैक्सिमम प्रश्न जो TCS इस साल पूछा हुआ है वह सारे प्रश्न उठाकर देने की कोशिश करता हूं, ताकि अगली शिफ्ट में आपका लाभ हो जाए उस प्रश्नों से। तो नीति आयोग की स्थापना आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कुछ लोग कहे कि उद्देश्य पूछा था, तो उद्देश्य भी नीचे दिया हूं, वो भी बता दूंगा। तो अब समझिए, इसका नाम योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। CEO इसके परमेश्वर अय्यर थे पहले। अभी नए वाले का नाम बताता हूं आपको। सुमन बेरी उपाध्यक्ष थे। PM हमेशा अध्यक्ष रहते हैं। नए वाले जो है दोस्तों VR सुब्रमण्यम, यहां पर कहीं दिया होगा, ये देखिए VR सुब्रमण्यम के नाम की घोषणा की गई है। इनको मंजूरी दी गई है, नए CEO बनेंगे। इनको भी याद रखिए। एक रिपोर्ट बार बार नीति आयोग की पूछा हुआ है। TCS ने कई बार SSC, GD, CRPF में भी, तो मुझे उम्मीद है कि इसी दिन इस शिफ्ट में भी दोहराएगा जरूर। नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2021 में आती है। यह कहती है कि 25% आबादी भारत की गरीब है, यानी कि हर 4 लोगों में से एक व्यक्ति, नीति आयोग को कहना है कि गरीब है। फिलहाल दशा तो इधर ऐसी चल रही है कि 4 में चारों गरीबे दिख रहे हैं। जिस हिसाब से क्या बताएं स्थिति है, हर 4 में से एक व्यक्ति गरीब है भारत की कुल जनसंख्या का। इसको ध्यान रखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट है, यह पूछा हुआ है परीक्षा में, आप में भी पूछ सकता है। फिर उद्देश्य, तो नीति आयोग का उद्देश्य आप हिंदी में समझ लीजिए क्या है कि भारतीय राज्यों की मांगों को सुनना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है, जो नीति आयोग शायद अभी तक नहीं कर पाया। भाई सभी राज्यों को सुने और उनकी जरूरतों को पूरा करे। असल में इसकी भी गलती नहीं है। जरूरतें ही उलूल जुलूल होती हैं तो कैसे पूरा हो? बिना बैठे घर बैठे नौकरी ले लें, घर बैठे ये कल, तो जरूरतें भी कुछ अजब रहती हैं और कुछ सरकार की पॉलिसी होती हैं। कुल मिला के दशा हमारी खराब हो जाती है। तो दोनों का मिला जुला परिणाम है कि बेरोजगारी और किस तरह से स्थिति गड़बड़ चल रही है, आप देख ही रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करिए दोस्तों,
ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। मैंने कई बार इस भर्ती परीक्षाओं को क्रैक किया है, पुलिस की नौकरी किया, टीचर की नौकरी में सेलेक्टेड हूँ। कई बार मैंने टेट सीटेट को क्रैक किया, सुपर टेट को क्रैक किया, पुलिस भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती। तो इन परीक्षाओं को क्रैक करने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि थोड़ी सी मेहनत की जाए तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। आपका मोटिवेशन शॉर्ट या रील देखकर नहीं दोस्तों, अपने बापू का चेहरा और मेहनत देख लीजिए, माता जी की फटी हुई साड़ियां देख लीजिए, अपने परिवार की गरीबी देख लीजिए, आपका मोटिवेशन खुद आ जाएगा। बहुत मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं है। मुझे पता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट या बच्चे एक कह लीजिए कि मिडिल क्लास के भी लोअर फैमिली से आते हैं। अपर मिडिल वाले से नहीं, मिडिल में भी सबसे निचले तबके से, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। बाकी भाई बड़े बड़े पैसे वाले तो बिजनेसमैन और अलग अलग उनका रहता है। तो आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ भी हैं और सिलेक्शन तक आपके साथ रहेंगे। विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? कौन सी ट्रिब्यूटरी नदी है? सहायक नदी है। मैप की तरफ देखिए, कावेरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? हिमावती, काबिनी और भवानी इसकी सहायक नदियां। यह प्रश्न में पूछा था। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में गुजरती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह तो बात रही। अब समझिए, ये देखिए कावेरी आपकी दी दक्षिण भारत में आपकी जो है कर्नाटक से निकल करके और तेलंगाना की तरफ से होते हुए तमिलनाडु में जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। अब समझिए, कई बार प्रश्न पूछा था, कल भी पूछा था, कल इसके पहले पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब यहाँ पर मैंने दक्षिण भारत की कुछ नदियों का आधा भारत का मैप कटा हुआ मैंने लगाया हूं, ताकि ऊपर का पूरा नहीं लगाया था क्योंकि ऊपर का पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर समझिए, नर्मदा और ताप्ती वेरी इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है जो है मध्य प्रदेश से, और यहाँ पर जाकर के अरब सागर में जो है धुआंधार जलप्रपात वगैरह बनाते हुए गिरती है। और यहीं पर देखिए गोदावरी निकलती है यहाँ से, और यह जो है दक्षिण भारत की वृद्धगंगा कही जाती है, बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है। समझिए, इधर वाली नदियां एस्चुरी बनाती है और इधर वाली नदियां डेल्टा बनाती है। इसको समझेंगे। महानदी देखिए यहाँ पर ये आकर के बंगाल की खाड़ी मिलती है। दामोदर नदी यहाँ पर मिलती है। बाकी ऊपर की नदियों को आप जानते हैं। कृष्णा नदी जिसका नागार्जुन सागर बांध इस पर है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। यह भी प्रश्न में पूछा हुआ है, तो मैप से याद करिएगा दोस्तों। अब बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तो आप देख ही रहे हैं। मैप को मैं बार बार कहता हूं कि अपने रूम में केवल फैशन के तौर पर न लगाइए, मैप को हमेशा सुबह शाम 1-2 बार समय निकालकर, जिस प्रकार हम स्टेटस चेक करते हैं व्हाट्सएप का, उसी प्रकार अपने रूम का एक बार मैप जरूर डेली चेक कर लें। 1 नंबर आपको रोज बढ़ाता रहेगा मैप, ऐसा होता है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे बनी थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। यह प्रश्न पूछा था। रोते बिल खिलाते राजाओं के सामने अंग्रेज, और बाद में तो शेर बनी जाते हैं यहाँ पर फैक्ट्री बनाने के बाद। द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ये तो आप जान गए, हुगली नदी पर, कोलकाता वगैरह में बनी थी। अब आइए, और जो डच थे, डेनियस थे, फ्रांसीसी थे, स्वीडिश थे, ये कंपनी कब बनी और कहां पर बनी उसको याद कर लीजिए। डचों की पहली कंपनी दोस्तों देश था डच, हॉलैंड से लोग आते हैं, जो है 1602 में मसूलीपट्टनम में बनती है। गवर्नर जनरल विर्निचो थे, इसको समझिए। डेनिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क, यानी डेनिश माने डेनमार्क से लोग आते हैं, और 1616 में सूतानानी में इनकी नाती में इनकी कंपनी बनती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भी जो है फ्रांस से आते हैं, और 1664 में सूरत में अपनी कंपनी बनाते हैं। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन में जो है गोहनबर्ग में, स्वीडन से आते हैं और गोहनबर्ग में बनाते हैं। यह इनकी कंपनी थी और उसका स्थापना, वह डेटा दिया, क्योंकि जो पूछ दिया वो नहीं पूछेगा दोस्तों, अन्य वाले को याद करना है हम लोगों को। महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। पकानिको का द्विदशम सदाबहार ट्रिक सबने बताया, मैं भी वही बताऊंगा, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, हर बार ये 1 नंबर दिलाता है। प से पद, का से कार्यकाल, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, को से दोबारा नियुक्ति, इसके बाद जो है यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ और म से महाभियोग। पकानिको का द्विदशम 52 से 61, याद रखिए, यही राष्ट्रपति का प्रश्न था। जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर है? विच ग्लेशियर इज इन द जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जहां पर हमारी सेना हमेशा जो है पाकिस्तान और चाइना वालों को धूल चटाने के लिए मौजूद रहती है। चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर देख लीजिएगा। सियाचिन तो आपने देख ही लिया। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री जहां से गंगा वाली नदी निकलती है, यमुनोत्री यमुना वाली, मिलान ग्लेशियर और जेमू हिमनद, इनको जरा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है 1-2 नंबर यहाँ से बने, इसको पढ़िएगा दोस्तों। कैसी एनालिसिस लग रही है दोस्तों, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप कमेंट करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम कमेंट में आपसे बात करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात कमेंट में होगी। स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां PDF मिलेगा आपको।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हर परीक्षा में आपके साथ खड़े रहने वाला चैनल है दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब से समय निकालकर आप लोगों को, आप छोटे भाइयों बहनों को मैं भी गवर्नमेंट जॉब में लाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूं कि कैसा कंटेंट दूं कि परीक्षा में आप मैक्सिमम नंबर पा सकें। कोशिश यही रहती है जीएस से आपका पेपर नहीं रुकने दूं अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो, क्योंकि सब्सक्राइबर रहेंगे तो लगातार आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी, और जब वीडियो मिलती रहेंगी चाहे जो परीक्षा आपकी हो, डेली एक जीएस की क्लास मैं रोज देता हूं, उसका एनालिसिस कराता हूं, उसको आप देखते रहिए, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक अंत में चलते चलते एक इतनी सी बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, अपनी रातों को जागना पड़ेगा, नींद को हराम करके पढ़ना पड़ेगा, समझ लीजिए, और कोई तरीका नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ऐसे कैसे किसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए।